आज हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना, क्या बनाना? कार्बोहाइड्रेट बनाना, उसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस को अगर हम बात करें तो कैसे होगा, क्या क्या होगा उसमें? फोटोसिंथेसिस। अभी जो फोटोसिंथेसिस है इसकी सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। 6 plus 12H2 2 gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2। अब ये छोटी सी रिएक्शन है, जितनी छोटी रिएक्शन दिख रही है एक्चुअल में ये प्रोसेस इतनी छोटी और इतनी आसान है भी नहीं। इसमें कई सारे स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे सनलाइट आएगी और साथ में यहाँ पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। ओके, अब इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। अब लाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे? फोटो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है और एक केमिकल रिएक्शन है, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन हम बोल सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें इसको रेडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं। क्यों इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है? इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2। जब ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का होता है 0 और ऑक्सीजन का होता है 0, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट होती है और एलिमेंटल स्टेट में किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0 होती है। ओके, अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन +4 से कहा गया है 0, इसलिए क्या कहलाएगा? रिडक्शन। जब +4 से 0 गया तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। अब ये -2 देता है, -2 से कहा गया है 0, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो उसको हम क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। बात आती है इसमें बन रहा है कि टूट रहा है, तो इसमें बन रहा है एक सिंथेसाइजिंग रिएक्शन। जब ये सिंथेसाइजिंग रिएक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन। क्यों एनाबॉलिक रिएक्शन बोला? क्योंकि एक सिंथेसाइजिंग रिएक्शन है। ओके, साथ में इसमें एनर्जी लग रही है सनलाइट की फॉर्म में। जब तक सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी लग रही है, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं? एंडोगोनिक रिएक्शन। अब एनर्जी लग रही है इसमें, इसीलिए कहलाएगी एंडोगोनिक रिएक्शन। तो अगर हम इस रिएक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होती है। दूसरी बड़ी बात ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। इसके बाद ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। चौथी बात इसमें कि एंडोगोनिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी लग रही है। अच्छा, हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरली नहीं बोलते हैं, मान सकते हैं इसको एंडोथर्मिक, बट जनरली इसको एंडोथर्मिक वर्ड यूज नहीं किया जाता है, इसको एंडोगोनिक वर्ड यूज करते हैं। कारण क्या है कि जो इसमें लगने वाली एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में है, ना कि टेम्परेचर या हीट की फॉर्म में। तो इसीलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरली नहीं बोला जाता है, बट इसको माना जा सकता है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है? अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो 2 हिस्सों में रिएक्शन कंप्लीट हुआ करती है। कौन कौन से वो 2 हिस्से हो सकते हैं? एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में एक लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है।
कुछ नाम से ऐसा समझ सकते हैं हम, ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती हो वो लाइट रिएक्शन है। तो ये कैसी होगी? लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगी। और ये डार्क रिएक्शन कैसी रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जो कि लाइट होने या न होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हम बोलेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। हमें एक बात जरूर याद रखनी है कि डार्क रिएक्शन का मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अंधेरे में ही होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि लाइट पर डिपेंड नहीं है। लाइट हो तो भी रिएक्शन हो सकती है, लाइट ना हो तो भी रिएक्शन हो सकती है, बशर्ते इसके लिए जो लाइट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे होने चाहिए। ओके, कौन कौन से प्रोडक्ट? तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? लाइट रिएक्शन में फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन में फॉस्फोराइलेशन होगा। अभी फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एडीपी बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। एडीपी से एटीपी बनाना, एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़कर फॉस्फोराइलेशन होता है। अब क्योंकि ये काम लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इस तरह से फोटोफॉस्फोराइलेशन फिर दो तरह का हो जाता है। कैसा हो जाता है? एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक हुआ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक हुआ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये जो दोनों फॉस्फोराइलेशन के टाइप हैं, इससे बनेगा अगर दोनों की कंबाइंड बात करूं, अगर मैं फॉस्फोराइलेशन की बात करूं तो यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, साथ में NADPH2 भी बनता है। क्या क्या बनेगा? एटीपी फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, साथ में NADPH2 भी बनता है। इन दोनों को हम प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन मानते हैं। और इसको हम एसिमिलेटरी पावर रेट बोलते हैं। अभी लाइट रिएक्शन के दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो यूज होंगे किस पर? डार्क रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट किसमें यूज होंगे? डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। क्या क्या होगा उससे? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, used in डार्क रिएक्शन। तो इतनी बात हमें पता चली। अब अगर मैं लाइट रिएक्शन की लोकेशन की बात करूं तो इसकी लोकेशन कहां होगी? हैलाइड्स और स्ट्रोमा लेनिन। इसको हम फ्रेड चैनल बोलते हैं। स्ट्रोमा लेनिन क्या बोलते हैं? फ्रेड चैनल। अगर मैं डार्क रिएक्शन की लोकेशन की बात करूं तो इसकी लोकेशन हो जाएगी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। कौन कौन सी रिएक्शंस डार्क रिएक्शन में इंक्लूड होती हैं तो हम बात कर सकते हैं इसमें C3 साइकिल, दूसरा टाइप हो सकता है इसका C4 साइकिल, तीसरा टाइप इसका हो सकता है केम साइकिल। केम साइकिल ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब एक वेस्टफुल प्रोसेस भी होती है जिसको हम C2 साइकिल बोलते हैं। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। अब कैसे वेस्टफुल प्रोसेस है इसकी बात हम बाद में करेंगे। बात आती है लाइट रिएक्शन क्या होती है। तो बात करते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या क्या होती है, उसमें कौन कौन शामिल होता है? लाइट रिएक्शन में
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व होता है। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होगा? ये एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं क्लोरोप्लास्ट बोल सकता हूं। ये क्लोरोप्लास्ट में कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है। अब एक थाइलेकोइड की तरह से कई सारे थाइलेकोइड जब इस तरह से अरेंज हो जाते हैं स्टॉक लाइक मैनर में, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्या, ग्रेनम। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेनम। ऐसे कई सारे ग्रेनम हो सकते हैं। एक ग्रेनम ये रहा। अभी जब एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट होता है कुछ इस प्रकार से, इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्या, स्ट्रोमा लेमेली। या फिर फ्रेट सेल, फ्रेट सेल। और ये रहा स्ट्रोमा। अब लाइट रिएक्शन कहां हो रही है, ये जो ग्रेनम है या फिर ये जो थाइलेकोइड है, इस थाइलेकोइड और इस स्ट्रोमा लेमेली में क्या चलेगा, लाइट रिएक्शन चलती है। लाइट रिएक्शन कैसे चलेगी, क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए लाइट रिएक्शन चलाने के लिए? लाइट रिएक्शन चलाने के लिए सबसे पहले अपने पास होना चाहिए फोटो सिस्टम। क्या होना चाहिए, फोटो सिस्टम। अब ये फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ reaction center and light harvesting complex। रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, LHC। LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कैसे कैसे काम करता होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, रिएक्शन सेंटर क्या है, उसको जरा समझते हैं। फोटो सिस्टम, अभी जो फोटो सिस्टम है इसके पास क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। ये कुछ नहीं है, एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट है। जैसे ये मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, ये बाकी सब भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये सब कौन है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ये जो अकेला मॉलिक्यूल दिख रहा है थोड़ा अलग सा, इसको हमने बनाया था रिएक्शन सेंटर। अभी जो रिएक्शन सेंटर है कुछ और नहीं, ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है। बाकी ये जितने भी बचे पिगमेंट्स ये सब कौन है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड और जेनोइड। ये सब इसमें इन्वॉल्व है, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड और जेनोइड। अच्छा, अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है तो इसके नाम से पता चल रहा होगा कि ये लाइट को हार्वेस्ट करेगा, मतलब इकट्ठा करेगा। तो कई जो सन है, सन के पास कई सारे वेवलेंथ होते हैं। जो सारी वेवलेंथ सन के पास है तो सन के पास से सारी लाइट एक पिगमेंट
नहीं कर सकता। इसके लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लाइट को ट्रैप करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट वेवलेंथ लाइट को ट्रैप करने का काम, रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाने का काम इसका होता है सारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। मतलब एक एग्जांपल अगर ले सकते थे, यहाँ पे इस तरह बनाया, यहाँ से जब लाइट आ रही है तो डिफरेंट वेवलेंथ लाइट, तो यहाँ से इस मॉलिक्यूल ने ट्रैप किया, इधर से इधर इधर भेजा, इस तरह से कुछ यहाँ तक रिएक्शन सेंटर पे इसको पहुंचा दिया। अब जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा रिएक्शन सेंटर तक की लाइट एनर्जी पहुंचा दी गई, तो अब यहाँ से खेल शुरू होगा। क्या खेल शुरू होगा कि इस एनर्जी का यूज करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जंप करेगा। अब जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जंप कर रहा है उसी मॉलिक्यूल को हम रिएक्शन सेंटर बोल देते हैं। ठीक है, काम कुछ किस तरह से हो रहा है ये हमें पता चल गया। फोटो सिस्टम जो होता है, फोटो सिस्टम दो तरह का, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। ध्यान रखना है जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो उसके सीक्वेंस पे आधारित है। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो हमने बोला उसके सीक्वेंस से बोला सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, मतलब डिस्कवरी इसकी पहले हुई थी इसीलिए इसको PS1 बोल दिया और PS2 की डिस्कवरी बाद में। लेकिन काम पहले कौन सा करता है, PS2 पहले काम करेगा, PS1 बाद में। अब कैसे काम करेंगे, कितनी वेवलेंथ तक काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो PS2 है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ तक काम करता है। 680 नैनोमीटर वेवलेंथ तक काम करता है, मतलब उससे पीछे भी काम करेगा बट 680 तक काम करता है, उससे आगे ही बंद होता है। PS1 की बात करें तो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ तक ये काम करता है। अब जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 होता है, नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं। Involves in both cyclic and non-cyclic। जबकि ये जो दूसरा है PS2 only involves in non-cyclic फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है जरा समझते हैं इसको। PS1 PS2 हमने देख लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन या फिर हमें कहूं थैलेकोइड। थैलेकोइड क्या है, थैलेकोइड कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं। ये थैलेकोइड है, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है, ध्यान देना, ये थैलेकोइड की डबल मेम्ब्रेन नहीं है बट एक थिकनेस है। ये क्या है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब इसका आधा हिस्सा मैं यहां बनाने वाला हूं, इसमें ध्यान देना कैसे ये काम करेगा। यहां पे ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं ल्यूमन, और ये कौन है, स्ट्रोमा। होगा क्या, इसकी लोकेशन की बात करूं तो यहां पे होता है PS2, यहां पे कहीं होगा PS1। PS2 PS1 की लोकेशन हमें दिखाई दे रही है। अब ये जो PS2 है इससे एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर होती है, फिर कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं OEC। OEC बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS2
नॉट विद pH1। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, या फिर हम वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग करेंगे तो 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये एटॉमिक फॉर्म में होती है, नेसेंट ऑक्सीजन इसको बोल सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव है। अगर इस ऑक्सीजन को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये पूरे क्लोरोप्लास्ट को, पूरे क्लोरोफिल को डैमेज कर देगी। बेसिकली पूरे रिएक्शन सेंटर को डैमेज कर देगी, और रिएक्शन सेंटर डैमेज हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस परमानेंटली रुक जाएगी। उससे बचने के लिए इसके पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑक्सीजन को, नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और ये फाइनली बन क्या जाएगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये कहां चली जाएगी, हवा में चली जाएगी। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो यही वाली ऑक्सीजन। ओके, बात है पानी कैसे टूटेगा। तो पानी तोड़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो सनलाइट चाहिए। सनलाइट के बाद में हम क्या क्या और लगा सकते हैं, इसमें मैग्नीज, कैल्शियम, क्लोरीन, मतलब और एलिमेंट क्या चाहिए, मैग्नीज, कैल्शियम, क्लोरीन, मन का कल, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, कब पानी टूटेगा, कैसे टूटेगा, बात आती है यहाँ से। पीएच को अभी हमने देखा था, ये 680 नैनोमीटर तक काम करता है। पीएच1 जो होता है वो 700 नैनोमीटर तक काम करता है। सन से लाइट एनर्जी आती है। अब लाइट एनर्जी कितने थे, हमने मान लिया 680 नैनोमीटर तक लाइट एनर्जी आती है। 680 नैनोमीटर तक लाइट एनर्जी आती है। फोटो सिस्टम का जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ट्रैक करेगा। डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ट्रैक करने के बाद में वो क्या करेगा, रिएक्शन सेंटर तक सारी एनर्जी पहुंचा देगा। रिएक्शन सेंटर तक जैसे ही सारी एनर्जी पहुंचेगी तो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और वो जंप करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। अब जब रिएक्शन सेंटर से ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ जो रिएक्शन सेंटर था उस रिएक्शन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण जो वैकेंट बनेगा, उस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए पानी वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। अब क्योंकि ये पानी वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी खाली जगह भर दी, तो इस इलेक्ट्रॉन को वापस आने की जरूरत नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा। अब फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये जाएगा थियोफाइडिन के पास। थियोफाइडिन कौन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। थियोफाइडिन कौन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, थियोफाइडिन के पास इलेक्ट्रॉन चला गया। अब जैसे थियोफाइडिन के पास इलेक्ट्रॉन गया, ध्यान देना कि हम pH2 से थियोफाइडिन तक जा रहा है, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो एनर्जी लेता हुआ जाएगा। इसीलिए ये वाला जो डायरेक्शन दिख रही है, ये वाली डायरेक्शन, ये अपनी मूवमेंट कहलाएगी। मतलब हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने वाली हर स्टेप को हम अपनी रिएक्शन में कंसीडर करते हैं। इसका रिवर्स कर देंगे, डाउनहिल हो जाएगी। जब अपील रिएक्शन है मतलब एनर्जी लेता हुआ इलेक्ट्रॉन जा रहा है और डाउनहिल में एनर्जी रिलीज करता हुआ इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, थियोफाइडिन ने इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लिया। अब जैसे ही थियोफाइडिन ने इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लिया तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए, जैसे ये एनर्जी लेता हुआ गया था तो ये वापस जब आएगा तो एनर्जी रिलीज करता हुआ आएगा। अब प्लांट में क्या हुआ, वो जो रिलीज होने वाली एनर्जी है, उस रिलीज होने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टेप बाय स्टेप हम निकालेंगे जिससे कि जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फास्फोराइलेशन के दौरान। कैसे करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं PQ। PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन, अब प्लास्टोक्विनोन कौन होता है, मोबाइल प्रोटॉन कैरियर। प्लास्टोक्विनोन कौन होता है, मोबाइल प्रोटॉन कैरियर। कैसे काम करता होगा, ये स्ट्रोमा साइड से H पॉजिटिव लेगा और थियोफाइडिन से लेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। स्ट्रोमा साइड से H पॉजिटिव, थियोफाइडिन से लेगा इलेक्ट्रॉन और खुद क्या बन जाएगा, PQH2, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टोक्विनोल। ये प्लास्टोक्विनोल है और ये प्लास्टोक्विनोल। आगे की बात क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F को। इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F को, और हाइड्रोजन मतलब कि प्रोटॉन दे देगा ल्यूमन साइड। ठीक है, तो प्रोटॉन दे दिया ल्यूमन साइड में, इलेक्ट्रॉन दे दिया
साइडोग्राम F4 की वापस क्या बन जाएगा, प्लास्टोक्विनोन। ओके, तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब इसके बाद साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F से जाता है इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। पर फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खाली जगह हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी कहीं गया नहीं है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता, मतलब कि पहले यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा तब ये इधर आएगा। तो यहाँ पे कितने से चलेंगे, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक काम करता है। कितने तक काम करता है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक काम करेगा। अब जैसे ही 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक काम करेगा तो होगा यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जंप होगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे एक्साइट होकर जंप होगा तो इसको ट्रैप कौन करेगा, अब करेगा इसको FRS। अब ये FRS कौन है, FRS मतलब होता है फेरिड ऑक्सीजन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो फेरिड ऑक्सीजन को रिड्यूस कर सके। कैसे फेरिड ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा, फेरिड ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके। कैसे रिड्यूस करेगा, फेरिड ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो प्लास्टोसाइनिन से इधर आया। अब यहाँ कहाँ चला गया, FRS के पास। FRS से कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए FD के पास। FD क्या होता है, फेरिड ऑक्सीजन के पास। जब फेरिड ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है FNR के पास। अभी FNR को फेरिड ऑक्सीजन NADP रिडक्टेज एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि NADP को रिड्यूस कराएगा फेरिड ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन को देकर। कैसे कराएगा, NADP पॉजिटिव, इसके अंदर बहुत सारे H पॉजिटिव भी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इनको जोड़कर NADPH2 बना देगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन NADPH2 बना देगा। हम जानते हैं जो NADPH2 है ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। क्या है ये, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमें पहला लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल गया जो कि क्या है, NADPH2। अब हम बात करते हैं दूसरा, ATP फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ATP फॉर्मेशन देखने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ये स्ट्रोमा साइट है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। एक रफ स्ट्रक्चर है ऑक्सीजोम। ये जो ऑक्सीजोम है इसका नाम होता है CF0 पार्टिकल, इसका नाम होता है CF1 पार्टिकल। अब ये जो CF1 पार्टिकल है ये हेड है ऑक्सीजोम का, और इस हेड के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेज। कौन सा एंजाइम है, ATP सिंथेज। कैसे काम करता होगा कि जब ल्यूमन साइड से स्ट्रोमा साइड H पॉजिटिव क्रॉस करेगा, कौन क्रॉस करेगा, H पॉजिटिव। जब ल्यूमन साइड से स्ट्रोमा साइड H पॉजिटिव क्रॉस करेगा तो ये जो कौन है, बेस ऑफ ऑक्सीजोम, ये रोटेट करता है। इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसके रोटेशन के कारण CF1 में कंफर्मेशनल चेंज होगा, क्योंकि ये एंजाइम है, इसमें क्या होगा, कंफर्मेशनल चेंज। और इस कंफर्मेशनल चेंज के चलते यहाँ पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर ATP बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाएगा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर ATP बना दिया जाता है। और जैसे ये बनेगा तो यहाँ पे दूसरा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बड़ी बात ये है कि हाइड्रोजन इधर से इधर जाएगा क्यों, ये जा तो रहा है, मतलब ये जाएगा क्यों, ये along the gradient जाता है। along the gradient मतलब higher to lower। तो मतलब ल्यूमन साइड में प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रोमा साइड में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, जब ATP फॉर्मेशन हो सकता है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद में कैसे ये बढ़ेगा, यहाँ पे कैसे H पॉजिटिव बढ़ेगा और यहाँ कैसे H पॉजिटिव कम होगा, यहाँ पे कैसे H पॉजिटिव कम होगा। इसके तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, मान लो इन दोनों को मैं एक ही लेवल में मानता हूँ,
तो इधर मुझे बढ़ाना है और इधर मुझे कम करना है। कैसे कर सकता हूँ? मैं या तो इधर से इधर बाहर से ऐड कर दूं, पहला तरीका, इधर बढ़ जाएगा उधर कम हो जाएगा। दूसरा तरीका, इधर से उठा के मैं इधर रख दूं तो उधर कम हो जाएगा, इधर बढ़ जाएगा। और तीसरा तरीका, इधर से उठा के बाहर फेंक दूं तो भी यहाँ पे तीन तरीके से एच पॉजिटिव घटाया जा सकता है, यहाँ बढ़ाया जा सकता है, मतलब लेवल डिफरेंस लाया जा सकता है। तो तरीका देखते हैं। सबसे पहला तरीका, यहाँ पे वाटर स्प्रेडिंग हुआ था। वाटर स्प्रेडिंग जब हुआ था तो इससे प्रोटॉन निकले थे, ये प्रोटॉन भी इधर आ गए। ये पहला तरीका हो गया प्रोटॉन बढ़ाने का। दूसरा तरीका, यहाँ से स्ट्रोमा साइड से H पॉजिटिव आए थे जो कि ल्यूमन में आ गए थे, ये दूसरा तरीका हो गया। इधर से कम हो गए स्ट्रोमा साइड और ल्यूमन में बढ़ गए। तीसरा तरीका, यहाँ पे जो फ्री H पॉजिटिव थे वो इसके साथ बांध दिए गए। तो तीसरा तरीका यहाँ पे फ्री H पॉजिटिव कम करने का। तो इन तीन तरीके से यहाँ पे H पॉजिटिव बढ़ाया, यहाँ पे H पॉजिटिव कम हो गया। अब क्या हुआ, जब लेवल डिफरेंस आया जिसको हम प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलते हैं, तो प्रोटॉन फ्लो होना शुरू होंगे। F0 पार्टिकल घूमेगा, C स्टैंड फॉर क्लोरोप्लास्ट। F0 पार्टिकल घूमेगा, F0 पार्टिकल घूमने से CF1 जो कि एटीपी सिंथेस था उसमें एटीपी सिंथेसिस हो जाएगा कंफर्मेशन चेंज के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने NADPH2 बनाया हुआ